Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary. Today we are going to do William Faulkner's novel As I Lay Dying. तो हम इसके कुछ important points, themes and analysis करेंगे प्लस इसकी short सी summary हम करेंगे. So let's start. सो फर्स्ट इट वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1930 1930 में इसको पब्लिश करवाया गया है और सेटिंग कहाँ रखी गई है इस नोवेल की योकना पटावा काउंटी योकना पटावा क्या है विलियम फॉकनर की एक फिक्शनल काउंटी इन्होंने क्रिएट की है इनके ही होम टाउन पर बेस्ड है तो यहीं पर इनके मोस्टली वर्क्स की सेटिंग हमें देखने को मिलती है और एक और कॉमन सी प्रैक्टिस हमें इनके हर नॉवल में हर वर्क में देखने को मिलती है कि मल्टीपल नरेटर्स का यूज करते हैं कि अगर कोई नॉवल 4 या 5 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड की है तो हर पार्ट को एक डिफरेंट नरेटर के थ्रू दिखाया गया है सो सिमिलरली ये जो इनके नॉवल है एज आई ले डाइंग इसमें 15 कैरेक्टर्स हैं और 15 के 15 जो ये कैरेक्टर हैं ये नरेटर भी हैं इसमें 59 हमें चैप्टर्स देखने को मिलते हैं इस बुक में और 59 चैप्टर्स को ये 15 नरेटर्स जो है नरेट करते हैं ये इसलिए होता है बिकॉज़ विलियम फॉकनर का स्टाइल है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जब हम अपने कैरेक्टर्स के अनफ़िल्टर्ड थॉट्स को दिखाते हैं या फिर वो एक क्रोनोलॉजी में नहीं होते, एक सीक्वेंस में नहीं चलते हैं थॉट्स बट जम्बल करते हैं। कभी पास्ट की बात आती है तो कभी प्रेज़ेंट की आती है। कभी हम एक जगह पर हैं तो सडनली हम कुछ और सोचने लगते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो जो ये हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं इनको यूँ का यूँ ये अपने वर्क में भी उतारते थे इसीलिए अलग-अलग नरेटर इन्होंने यूज़ किया है कि हर कैरेक्टर क्या सोचता है। अगर कोई एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को हो सकता है कि कोई एक पॉज़िटिव वे में ले लेकिन दूसरा कैरेक्टर उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहा है। तो यही इनका स्टाइल था कि क्लियरली दिखाना चाहते थे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं एक ही चीज़ को देखने के। सो इसीलिए हमेशा अलग-अलग नरेटर्स यूज़ करते थे ताकि उनकी थिंकिंग, उनके थॉट प्रोसेस को ये दिखा सके। And this is a part of stream of consciousness. So, the novel explores family, death and human struggles. तो जो ये नोवेल है इसमें हमें थीम्स देखने को क्या मिलेगी फैमिली की थीम है डेथ की थीम है और ह्यूमन स्ट्रगल्स हम देखने को हमें देखने को मिलेगा इन पुअर साउथ साउथ में मोस्टली इनकी जो है सेटिंग्स होती हैं तो अब यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे वेरी सून लेकिन आप इस पिक्चर को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये पूरी फैमिली है और ये एक कॉफिन लेकर जा रहे हैं कॉफिन किसका है इनकी मदर का है ये इनको एक अलग जगह पर लेकर जा रहे हैं बैरी करने के लिए, तो इनको क्या-क्या हार्डशिप्स आते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स बीच में फेस ये करते हैं, उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ उससे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। द टाइटल एज़ आई ले डाइंग कम्स फ्रॉम अ लाइन इन होमर्स द ओडिसी। होमर की पोएम है द ओडिसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी टॉपिक जो है किसी और वर्क से किसी और राइटर के वर्क से उठाया जाता है, तो इन पर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस नॉवल है एज़ आई ले डाइंग। सो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि इसका जो टाइटल है, वो कहाँ से उठाया गया है होमर की द ओडिसी से। वेयर द डाइंग वॉरियर डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस और उसमें एक डाइंग वॉरियर होता है उसकी डेथ हो रही होती है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है फॉकनर यूजेस इट टू रिफ्लेक्ट एडीज परस्पेक्टिव एज शी नियर्स डेथ एंड द फैमिलीज जर्नी वाइल शी लाइंग डेथ इन द कॉफिन एडी कौन है हमारे एक कैरेक्टर है इस नॉवल में हम देखेंगे इनकी डेथ हो जाती है और इन्हीं को हमने जो पिक्चर में देखा था कॉफिन में इनको लेकर जा रही है इनकी फैमिली It suggests a focus on death, suffering and inner thoughts of character during this process. तो इस टाइटल से हमें पता चलता है कि जो डेथ या फिर जो सफरिंग्स होती है हमारी लाइफ में और हमारे इनर थॉट्स क्या होते हैं अगेन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो वो सारी चीजें इस टाइटल से हमें पता चलती है और इन्हीं सबको हम एक्सप्लोर भी करेंगे इन द स्टोरी एम्फोसाइजिंग बोथ फिजिकल एंड इमोशनल डिके नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं एडी बंडरन ये बंडरन फैमिली की पूरी स्टोरी है आप देख लीजिए यहाँ तक है हमारे बंडरन फैमिली के मेंबर्स टिल हेयर एडी एंड एनसे ये एडी जो है ये मदर है एनसे जो है फादर है डाल जो है एक बेटा है इनका फर्स्ट सन लगा लीजिए आप यहाँ पर देन ज्वेल बर्डन ये इलेजिटिमेट सन है ड्यूई डेल ये इनकी ओनली डॉटर है देन वर्धमान बंडरन एंड कैश ये भी दोनों इनके बेटे हैं तो देखिए 3 तो इनके बेटे हैं एक एलिजिटिमेट सन है इनका यहाँ पर एंड एक इनकी डॉटर है तो टोटल 5 बच्चे हैं एंड एक हस्बैंड वाइफ है और वाइफ की डेथ हो जाती है नाउ कुछ और कैरेक्टर्स हैं टुल अ नेबर हु ऑफर्स हेल्प ये माइनर कैरेक्टर्स में ही आएंगे कोरा टुल उनकी वाइफ है वर्नन टुल अ प्रैक्टिकल फार्मर डॉग पी बॉडी हमने काफी इनके अदर वर्क्स में भी देखा है कि कॉमन कैरेक्टर रहता है द डॉक्टर हु अटेंड्स एडी विटफील्ड द प्रीचर हु हैड एन अफेयर विद एडी ये भी एक कैरेक्टर आप ध्यान में रख सकते हैं कि एडी का अफेयर था
उनकी डेथ से पहले विटफील्ड के साथ। मूसली एक फार्मासिस्ट है। मैगोवन अ डिसऑनेस्ट फार्मेसी वर्कर, ये मूसली के साथ ही काम करता है। एंड गिल्सपाई अ फार्मर। ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। मेनली जो स्टोरी है हमारी बंड्रेन फैमिली के ऊपर चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। The story, As I Lay Dying, begins in rural Mississippi with Eddie Bundren. एडी बंड्रेन हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है, मदर, जिनकी डेथ हो जाएगी। द मेट्रार्क ऑफ द बंड्रेन फैमिली लाइंग ऑन हर डेथ बेड, इनकी डेथ होने वाली है। शी एक्सट्रैक्ट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम हर हस्बैंड एनसे, अभी अपने हस्बैंड एनसे से एक प्रॉमिस लेती है। एंड एनसे का कैरेक्टर कैसा है? एक बहुत ही लेजी और सेल्फ सेंटर्ड काइंड का पर्सन है। टू बैरी हर इन जेफरसन, वो कहती है इनकी वाइफ कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो चाहती है कि उसके उसे जेफरसन, उसके होम टाउन में जो है दफनाया जाए, बैरी किया जाए। और वो इन जहाँ ये रह रही हैं वहां से 40 माइल्स दूर है। फुलफिलिंग हर फाइनल विश एज एडी वीकेंड्स हर एल्डेस्ट सन कैश, इनका सबसे बड़ा बेटा है कैश। जब वो वीक हो रही है उसकी मदर, उसे पता है एनी टाइम शी इज गोइंग टू डाई, तो वो एक कारपेंटर है कैश, और वो उसके लिए एक कॉफिन बिल्ड करता है और बहुत ही ध्यान से मेटिकुलस केयर जो है वो बना रहा है इस कॉफिन को, सिंबलाइजिंग हिज डिवोशन। इससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा डिवोटेड है। मीन वाइल हर यंगर सन वर्धमान स्ट्रगल्स टू कॉम्प्रीहेंड हर इम्पेंडिंग डेथ, और जो इनका सबसे छोटा बेटा है उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सब हो क्या रहा है, कैसे मेरी मदर की जो है डेथ हो सकती है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। इन अ मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन ड्रिल्स होल्स इन द कॉफिन टू एयर इट आउट, तो वो सोचता है कि मैं इस कॉफिन में कुछ होल्स कर देता हूँ जिससे कि इसमें हवा जो है पास हो सके। एक्सीडेंटली पियर्सिंग एडीज फेस, और गलती से वो अपनी मदर के जो फेस है उसको उसमें ही ड्रिल कर देता है, पियर्स कर देता है। एन इंसिडेंट दैट फोर शैडोज द फैमिलीज क्योटिक जर्नी, और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे हमें पता चलता है कि इस फैमिली की जो जर्नी है वो कितनी ज्यादा क्योटिक, कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आफ्टर एडी डाइज, एडी की डेथ हो चुकी है, द बंटन फैमिली एनसे कैश डाल ज्वेल ड्यूई डेल एंड वर्धमान, ये सारे फैमिली मेंबर्स जो है सेट्स आउट विद हर कॉफिन ऑन अ वैगन। अब एक वैगन लाइक एक कार्ट टाइप, एक रेडी हम लगा सकते हैं, उसके ऊपर जो है इसका कॉफिन रख लेते हैं और अब ये अपनी जर्नी पर निकलते हैं। The journey quickly turns perilous when they encounter a flooded river after a bridge collapses. अब इनके perilous का मतलब होता है खतरनाक हो जाती है इनकी जर्नी। अब जैसे ये शुरू करते हैं कि बारिश की वजह से फ्लड आ जाती, सॉरी नॉट बारिश, फ्लड आ जाती है रिवर में, उसकी वजह से जो है जो एक ब्रिज था वो टूट जाता है और सब कुछ वहां पर खराब हो जाता है। ड्यूरिंग द क्रॉसिंग द वैगन ओवरटर्न्स एंड द कॉफिन नियरली फ्लोट्स अवे, अब जब ये क्रॉस कर रहे थे रिवर को तो जो वो वैगन थी, जो इनकी कार्ट थी, वो एकदम से पलट जाती है जिसकी वजह से जो कॉफिन है वो उस बाढ़ में बह जाता है। ज्वेल एडीज इलेजिटिमेट सन, अब ज्वेल था जो इनका इलेजिटिमेट सन था, वो जाना जाता है फॉर हिज फियर्स लॉयलिटी एंड हिज प्राइज्ड हॉर्स, उसको वो लॉयल है काफी ज्यादा, और उसके पास एक बहुत ही अच्छा हॉर्स भी है जो उसे प्राइज में मिला था। वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है और उस कॉफिन को बचा लेता है। कैश ब्रेक्स हिज लेग इन द एक्सीडेंट, अब जो कैश है उसकी उसके पैर में चोट लग जाती है। एंड द फैमिली लूजेस देयर टूल्स एडिंग टू देयर स्ट्रगल, और काफी ज्यादा इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। इनका जितना सामान था वो सब खत्म हो जाता है, वो सब गुम हो जाता है बाढ़ की वजह से। Neighbor Vermantel and his wife Cora, who had been observing the family's odd behavior, offer help. ये हमने अदर कैरेक्टर जो देखे थे, फर्मेंटल और उसकी जो वाइफ है कोरा, वो देख रहे होते हैं कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है, तो वो उनको हेल्प ऑफर करते हैं। बट द बंडल्स प्रेस ऑन ड्रिवन बाय एनसी स्टबर्ननेस एंड प्रॉमिस टू एडी, लेकिन वो फिर भी जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एनसी जो है काफी ज्यादा जिद्दी टाइप का इंसान है जो इनका फादर है, और प्लस उसने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को, तो ही वांट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। एज द जर्नी continues the coffin begins to rot, अब इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, प्लस वो पानी में भी गिर गया था, इसकी वजह से अब जो कॉफिन है वो रॉट होना शुरू हो जाता है, मीन्स कि वो सड़ने लगता है। अट्रैक्टिंग बजर्ड्स दैट फॉल, बजर्ड्स होते हैं काइंड ऑफ बर्ड होता है जो कि इस डेड बॉडी पर अब अट्रैक्ट होने लगा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटिक स्मेल दैट फॉलो द फैमिली। डाल द इंट्रोस्पेक्टिव एंड अनस्टेबल सन हु नरेट्स मच ऑफ द स्टोरी, अब जो डाल है वो मोस्टली यही जो है नरेट करता है स्टोरी को, वैसे तो इसके 15 नरेटर्स हैं। ग्रोज इंक्रीजिंगली डिटैच्ड एंड सेट्स फायर टू गिल्स्पीज बान, अब गिल्स्पीज बान जहाँ, ये वो जगह है जहां पर किस कॉफिन को इन्होंने रखा था, स्टोर कर कर रखा हुआ था, और बान जो ये जो इनका बेटा है, ये इसको आग लगा देता है डाल, होपिंग टू क्रिमेट हिज मदर्स बॉडी, और उसको लगता है कि यहीं पर इसको हम क्रिमेट कर देंगे। ज्वेल वंस अगेन सेव्स द कॉफिन, लेकिन ज्वेल अगेन जो लॉयल बेटा है इनका, इलेजिटिमेट सन है, वो कॉफिन को फिर से बचा लेता है, शो केसिंग हिज
डिवोशन। डॉग पीबोडी, अब जो ये डॉक्टर थे जो कि ट्रीट कर रहे थे एडी को, हु हैड अर्लियर टेंडेड टू एडी एंड विटफील्ड, जिनके साथ एडी का अफेयर था, द प्रीचर हु हैड एन अफेयर विद हर फील्स गिल्टी। अब इनको गिल्टी फील होता है ये सारी सिचुएशन देखकर। ये थोड़ा सा इनका सीन आता है, एडिंग लेयर्स टू द फैमिलीज मोरल कॉम्प्लेक्सिटी। द फैमिली रीचेस जेफरसन आफ्टर डेज ऑफ हार्डशिप। काफी ज्यादा दिन गुजर जाते हैं और काफी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की है, लेकिन फाइनली ये लोग जो है जेफरसन पहुंच जाते हैं इनके होम टाउन में, वेयर एन से बोरोज शॉवल्स टू बेरी एडी। अब वो वहां पे शॉवल्स लाइक खुदाई करने के लिए टूल्स होते हैं, उनको लेता है और एडी को बेरी करने के लिए वो जो है खड्डा खोदने लगता है। दो ही हर डिकम्पोज्ड बॉडी शॉक्स ऑनलूकर्स, लेकिन जो भी लोग उसकी बॉडी को देखते हैं वो इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज इतने दिन के बाद प्लस पानी वगैरह सब लग गया था बॉडी को, तो वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इन जेफरसन द फैमिलीज इंडिविजुअल परस्यूट्स अनफोल्ड। अब हमें अलग अलग पता चलेगा इंडिविजुअली जो फैमिली है वो कैसी थी, प्लस अब जो है बेरी करते हैं इन्होंने इनकी मदर को, तो अब कौन क्या करता है, उनके इनर थॉट्स क्या है, उनकी एक्चुअल रियलिटी क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे थे, प्लस वो एक्चुअली चाहते क्या है, ये हमें अब देखने को मिलता है। ड्यूई डेल द ओनली डॉटर हु इज प्रेग्नेंट। अब जो ड्यूई डेल है वो प्रेग्नेंट है, इनकी जो एक बेटी थी, डेस्परेट फॉर एन अबॉर्शन, और वो चाहती है कि उसका अबॉर्शन हो जाए। सीक्स हेल्प फ्रॉम फार्मासिस्ट मूसले। अब फार्मासिस्ट मूसले के पास वो जाती है हेल्प के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। शी इज लेटर ट्रिक्ड बाय मैगोवन। अब मैगोवन उनका एक वर्कर होता है, वो उसको ट्रिक करता है। डिसऑनेस्ट फार्मेसी वर्कर वो एक्सप्लॉइट्स हर वल्नरेबिलिटी बट प्रोवाइड्स नो रियल असिस्टेंट। वो सिर्फ उसको ट्रिक करता है, उसका फायदा उठाता है, लेकिन कोई हेल्प नहीं दे करता है। एनसे एवर अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड्स जूल्स बिलवेड हॉर्स। अब जो इनसे है, शुरू में भी मैंने आपको बताया था, काफी सेल्फिश टाइप का करेक्टर है। ये जो इसका इलेजिटिमेट सन था जूल, जो कि लॉयल था, प्लस इसके पास एक हॉर्स था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो उस हॉर्स को बेच देता है एनसे फॉर म्यूल्स टू रिप्लेस द दोज लॉस्ट इन द फ्लड। उनको रिप्लेस करने के लिए जो कि फ्लड की वजह से जो है मर गए थे। शॉर्टली आफ्टर द बैरियल एक्वायर्स अ न्यू सेट ऑफ टीथ। और जैसे ही वो उसकी वाइफ का बैरियल कर कर आते हैं, तभी वो एक न्यू सेट ऑफ टीथ भी जो है अपना लगवा लेता है, नए दांत लगवा लेता है। एंड मैरिज अ वुमेन ही मीट्स, और एक नई शादी भी कर लेता है, रिवीलिंग हिज सेल्फिशनेस। और इससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज्यादा सेल्फिश है। मीन वाइल डाल्स मेंटल ब्रेकडाउन, जो डाल है वो मेंटल उसका ब्रेकडाउन होता है, कल्मिनेट इन हिज अरेस्ट आफ्टर द बान फायर। उसने बान में फायर लगा दी थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुका था, सारी सिचुएशन थी इससे, तो इसी वज़ह से जो है उसको अब अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड ही इज़ सेट टू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन, उसको मेंटल इंस्टीट्यूशन में भी भेज दिया जाता है। एंडिंग द जर्नी ऑन अ नोट ऑफ ट्रेजेडी एंड फ्रेगमेंटेशन। और इसी तरह से हमारी जो ये स्टोरी है खत्म हो जाती है। द नोवेल क्लोजेस विद द फैमिली डेस्परेट dispersed, their unity shattered, yet एनसे seemingly content with his new life। तो हमें पता चलता है कि कैसे इन सब की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, कुछ भी जो है एक प्रॉपर वे में नहीं हुआ है। तो एक सैड सी ट्रेजिक सी स्टोरी है, ऐसे ही खत्म हो जाती है। हमें रियल ट्रू कैरेक्टर्स का पता चलता है कि जब रियल सिचुएशन आती, पहले तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब सिचुएशंस खराब होती है तो कैसे उनका माइंडसेट चेंज होता है। कोई तो लॉयल रहता है, कोई परेशान हो जाता है, लाइक जो डाल है वो आग लगा देता है कि यहीं पर हमें सिक्रिमेट कर देते हैं। एंड से जो कितना जिद्दी था अपने प्रॉमिस के लिए कि नहीं मुझे पूरा करना ही है, तो हमें एक टाइम के लिए तो लगता है कि हाँ मे बी ही इज इन लव विद हिज वाइफ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो उसको क्रिमेट करता है, राइट आफ्टर दैट वो शादी कर लेता है, नए वो दांत लगवा रहा है, अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ की डेथ हुई है। Now, some analysis. Faulkner tells the story through 59 section, like 59 chapters है इसमें, each from a different character's perspective. और हर एक जो है अलग अलग करेक्टर के perspective से हमें देखने को मिला है, showing their unique thoughts and flaws, उनके unique thoughts का, और उनके अंदर कितनी कमियां हैं, उनके क्या क्या flaws है, ये सब हमें देखने को इसमें मिलता है। This technique reveals the Bundren's dysfunction, Ense's laziness, Dahl's madness, Jules' passion, while keeping Addie's voice central posthumously। लेकिन एडी की जो वॉइस है वो सेंट्रल रहती है। द जर्नी टू जेफरसन इज बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक। ये लिटरल भी है जर्नी, वो एक्चुअली भी जा रही थी, लेकिन ये सिंबॉलिक भी है। एक्सपोजिंग देयर स्ट्रगल्स विद पॉवर्टी, जिससे कि हमें पता चलता है कि पॉवर्टी की वजह से वो कितने स्ट्रगल फेस करते हैं, और उनका ग्रीफ जो है एंड उनकी मोरालिटी, सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। द ह्यूमर एग्जाम्पल एंड न्यू वाइफ कॉन्ट्रास्ट द ट्रेजेडी, मेकिंग इट
अ रिच स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इससे हमें मेनली यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम ही ये है इस पूरी स्टोरी की, कि हमें ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलता है कि कैसा-कैसा हमारा नेचर होता है और हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के थॉट्स, उनका अ, डील करने का तरीका सब कुछ डिफरेंट होता है। सो सेम थिंग वी आर एक्सप्लोरिंग हियर। नाउ कुछ थीम्स जो इम्पोर्टेंट इसमें हमने देखी है, डेथ एंड ग्रीफ की थीम थी, फैमिली डिस्फंक्शन, ये तो मेन थीम हमने देखी है। लास्ट में सारे डिस्पर्स हो जाते हैं। पॉवर्टी एंड स्ट्रगल, पॉवर्टी की वजह से ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लस आइसोलेशन के सब साथ है लेकिन फिर भी वो आइसोलेटेड, एलिनेटेड हैं, अकेले हैं। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास। आई होप यू लाइक्ड इट। सिंपल सी स्टोरी थी। अगर डायरेक्ट आप पढ़ते हैं तो, लेकिन थोड़ा सा डीपली इसके बारे में सोचते हैं तो काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है, काफी कुछ आप एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज डीप इसमें सिंबॉलिक मीनिंग काफी ज्यादा है लाइफ के बारे में, अबाउट द कैरेक्टर्स, थॉट्स एंड अबाउट द रियल नेचर ऑफ ह्यूमंस। So please like, share and subscribe the channel and wait for the next video. Thank you very much.